बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज आप इंटरनेशनल रिलेशन का चैप्टर 26 पढ़ेंगे और इसी चैप्टर में आप इंटरनेशनल लॉ के हवाले से एक और नुक्ते नज़र को पढ़ेंगे। तो वो एक और नुक्ते नज़र जिसके ज़रिए से आप इंटरनेशनल लॉ के टॉपिक और मौजू पर गौर कर सकते हैं, वो ये है कि आप इन तीनों कवानीन पर तवज्जो दें। एक लॉ ऑफ पावर है, एक लॉ ऑफ कोऑर्डिनेशन है और एक लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी है। लॉ ऑफ पावर क्या करता है? ये मास्टर स्लेव रिलेशन को रेगुलेट करता है। और आपने पढ़ा होगा कि पाकिस्तान की आज़ादी से पहले यहाँ पर अंग्रेज़ों का राज था हिंदुस्तान पर। तो अंग्रेज़ वो मास्टर थे और हिंदुस्तानी ये स्लेव थे। तो जो पॉलिसी वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना चाहते थे तो कर सकते थे, तो क्योंकि ये मास्टर स्लेव रिलेशन है। दूसरा एग्जांपल अगर आप ले लें तो रूस ने यूक्रेन पर हमला किया 2014 में और क्रीमिया को उसने कब्ज़ा किया और उसको अपने मुल्क के साथ शामिल किया, उसका इल्हाक किया गया। तो यहाँ पर ये मास्टर स्लेव, और अब उसने दोबारा जो फरवरी 2022 में रूस ने दोबारा अटैक किया है यूक्रेन पर। इस तरह अगर हम पाकिस्तान की एग्ज़ाम्पल ले तो पाकिस्तान का अफ़गान के हवाले से एक ख़ास पॉलिसी था तालिबान के हवाले से, और पाकिस्तान तालिबान को सपोर्ट फराहम कर रहा था। लेकिन 9/11 के बाद अमेरिका के खौफ से पाकिस्तान ने मुकम्मल अफ़गान पॉलिसी चेंज की और उसने अमेरिका का साथ दिया तालिबान के ख़िलाफ़। इस तरह अगर आप रिसेंटली एक और एग्ज़ाम्पल ले लें तो जो सैपर का मसला है, और पहले तो उन्होंने कहा कि नहीं था, फिर अब है। तो जो सैपर लीक हुआ है तो उसमें कहा गया है कि अगर पाकिस्तान ने तालिबान जो अब इमरान खान के ख़िलाफ़ जो अदम एतमाद आया है उसको कामयाब नहीं बनाया तो पाकिस्तान जो है ना वो ख़तरनाक नतीज का सामना करेगा। तो इस खौफ की वजह से यहाँ पर जो ताकतवर हल्के थे, जो सियासतदान थे, उन्होंने मिलकर उस अदम एतमाद को कामयाब किया और इमरान खान को हुकूमत से निकाला। अब ये सच है झूठ है, लेकिन जो लीक हुआ है और उन्होंने कहा है कि सैपर मौजूद है और वो लीक हुआ है तो उसमें ये चीज़ थी। बाकी ये बात भी ठीक है कि यूएसए जो है ना वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से दुनिया के ममालिक में रिजीम चेंज करता है। तो ये मास्टर स्लेव रिलेशन, उसके अलावा और भी मिसालें हैं। एक और लॉ ऑफ कोऑर्डिनेशन है, यानी ये है कि जो एक ही ग्रोह के मेंबर स्टेट है ना वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करते हैं, इत्तेफाक करते हैं और ताउन करते हैं। यहाँ पर लॉ ऑफ कोऑर्डिनेशन यूरोपियन यूनियन की एग्जांपल ले ले तो जो यूरोपियन स्टेट्स है उन्होंने एक दूसरे के साथ कुछ चीज़ों पर उन्होंने मुआहदा किया है और वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में है, कोऑपरेशन कर रहे हैं इकनॉमिक स्फीयर में, ट्रेड में और दीगर चीज़ों में, और उनकी करेंसी भी सेम है जिसको यूरो कहा जाता है। लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी, ये म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए कुछ इकदाम किए जाते हैं कुछ नाम से। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एग्ज़ाम्पल ले ले कि पाकिस्तान जो है ना वो चाइना की हिमायत कर रहा है ताइवान पर, तो चाइना कश्मीर के मामले में पाकिस्तान की हिमायत कर रहा है, यहाँ पर लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी है। इसी तरह पाकिस्तान फ़लस्तीन के इशू पर अरब ममालिक का सपोर्ट कर रहा है, इसके बदले में अरब स्टेट जो है ना वो कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान की हिमायत कर रहे हैं। इसी तरह अगर ट्रेड के मैदान में अगर हम एग्ज़ाम्पल ले लें कि पाकिस्तान बतौर एग्ज़ाम्पल ले लें कि पाकिस्तान जो है ना वो चाइना के प्रोडक्ट्स पर टैक्स कम कर देता है, तो इसके जवाब में चाइना जो है ना वो पाकिस्तानी प्रोडक्ट के पर जो टैरिफ्स है उसको रिड्यूस करता है। तो इससे क्या फ़ायदा होता है? दोनों ममालिक के दरमियान ट्रेड बढ़ता है। तो ये लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी है। जब एक स्टेट जो है ना वो जो स्टेप उठाता है उसी हिसाब से दूसरा स्टेट भी वो कदम उठाता है म्यूचुअल बेनिफिट के लिए। नेचुरलिस्ट वर्सेस पॉजिटिविस्ट, ये हमने पढ़ा था और आज दोबारा उसको पढ़ते हैं कि ये जो नेचुरलिज्म और पॉजिटिविज्म स्कूल ऑफ थाट है, मकतब फ़िक्र है, ये साइड बाय साइड डेवलप हो रहे थे 18वीं सदी में। और नेचुरलिस्ट का कहना ये है कि डिवाइन अथॉरिटी ये तमाम कवानीन का मंबा और सोर्स है, क्योंकि अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों में अच्छाई और बुराई की तमीज़ डाली है और यही तमीज़ है जो कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी है और सोर्स ऑफ ऑल लॉज है। उनका कहना है कि ये लॉज जो है ना ये इंटरनेशनली वैलिड है और उसकी वजह ये है कि इसका ताल्लुक़ तमाम इंसानों के साथ है।
दे वर रिलेवेंट फॉर ऑल ह्यूमंस, क्योंकि तमाम ह्यूमंस में अच्छाई और बुराई की तमीज़ मौजूद है। तमाम इंसानों में ये सलाहियत मौजूद है कि वो सच्चाई को पसंद करते हैं, इंसाफ को पसंद करते हैं। इसके मुकाबले में वो नफ़रत करते हैं जुल्म से, नाहक कत्ल से, किसी की जान और माल को नुकसान पहुंचाने से। तो इसी वजह से उनका कहना है कि इट इज़ रिलेवेंट फॉर ऑल ह्यूमंस। और दूसरी बात यह है कि ये इंसान की फितरत के साथ हम आहंग है। दे वर कंसिस्टेंट विद लॉजिकल डिडक्शन कंसर्निंग अवर नेचुरल स्टेट, क्योंकि इंसान में अच्छाई और बुराई की तमीज़ मौजूद है, और यही कवानीन भी अच्छाई को फैलाने के लिए और बुराई को दबाने के लिए इसका ताल्लुक़ है, इन कवानीन का। अच्छा, यहाँ पर उन्होंने एक बात कही है कि इन कवानीन को, जो नेचर लॉज है, उनके वाइट बॉडीज़ को कभी भी ऐसा सबूत मौजूद नहीं कि सारी कौमों ने तस्लीम किया हो। यानी वाइट बॉडीज़ ऑफ नेचर लॉज को किसी वक़्त भी उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, अगरचे इसमें ये दो खसूसियात है। एक ये है कि इंसान की फितर के साथ ये हम आहंग है, उनका कहना है। और दूसरी बात ये है कि तमाम लोग जो है ना वो डिवाइन अथॉरिटी को तस्लीम करते हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई सबूत मौजूद नहीं। और ये क्यों नहीं है? क्योंकि दुनिया में कई ममालिक है, इसमें मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग हैं, कई मुख्तलिफ़ कल्चर वाले, मुख्तलिफ़ तहज़ीबों वाले, मुख्तलिफ़ ज़बानों वाले। तो वो डिवाइन अथॉरिटी को या डिवाइन लॉज को, या आप उसको नेचर लॉज कह दें, उसको अपने हिसाब से उसको इंटरप्रेट करते हैं। तो कुछ चीज़ों में तो उनका इत्तेफाक है कि किसी की जान माल और इज़्ज़त को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, लेकिन ज़्यादा चीज़ें ऐसी है कि वो उसमें इख्तिलाफ मौजूद है। बाज़ चीज़ें हम उसको ठीक नहीं समझते, लेकिन दूसरे स्टेट वाले उसको अच्छे समझते हैं। तो यहाँ पर इसी वजह से कहा जाता है कि देयर इज़ नॉट मच एविडेंस ऑफ वाइट बॉडीज़ ऑफ नेचर लॉ बीइंग एक्सेप्टेड। और सेंट अगस्टीन ये प्रोमिनेंट नेचुरलिस्ट था। पॉजिटिविस्ट का कहना ये है कि इंटरनेशनल लॉ इसलिए वैलिड है क्योंकि स्टेट्स जो है ना वो उस पर राज़ी हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि स्टेट जिस बात पर राज़ी हो जाए वो इंटरनेशनल लॉ बन जाता है, और तब वो वैलिड होता है। अगर कोई स्टेट उस पर दस्तखत ना करे तो वो इस बात का पाबंद नहीं कि उस कानून को वो फॉलो करे। मिसाल के तौर पर एनपीटी की हमने बात की कि उसमें कहा गया कि जो नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स है वो न्यूक्लियर हथियार हासिल नहीं करेंगे। अब पाकिस्तान, इंडिया और इजराइल ने उस पर दस्तखत नहीं किए थे, तो इस बात के पाबंद नहीं थे, और अब उन तीनों ममालिक ने वो न्यूक्लियर वेपन्स हासिल किया है। पाकिस्तान और इंडिया वो डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर स्टेट है, जबकि इजराइल अनडिक्लेयर्ड स्टेट है। एक और स्कूल ऑफ थॉट है जिसको ग्रोटियंस कहा जाता है, क्योंकि जो होगो ग्रोटियस था उसने ये किताब भी की थी जंग के उसूल के हवाले से, और अमन और जंग के कवानीन। तो उसमें पॉजिटिविज़म और नेचरलिज्म दोनों के एलिमेंट्स मौजूद है, और यही वजह है कि वो मोरालिटी और कंसेंट ऑफ स्टेट दोनों को एक्सेप्ट करता है। और इसकी अगर हम एग्जांपल ले लें, यूएन जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, तो अगर आप देख लो उसमें नेचुरल राइट्स भी मौजूद है, नेचुरल लॉस, यानी जो हर एक शख्स को हुकूक हासिल है, लेकिन उस पर कंसेंट ऑफ स्टेट भी है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसमें दोनों एलिमेंट्स मौजूद है जो कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है। सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ की अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के आर्टिकल नंबर 38 में चार जो चीज़ें हैं, चार लॉज, उनको बेसिक सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉज कहा गया है। एक नेचुरल लॉ है, दूसरा जनरल लॉ, तीसरा कस्टम, और चौथा लीगल कमेंट्रीज, और उसकी डिटेल हम आगे जाकर पढ़ेंगे। एक ये है कि नेचुरल लॉज ये अक्रॉस द वर्ल्ड एप्लीकेबल है, और हमने कहा है कि कुछ कवानीन ऐसे हैं जो कि सारे ममालिक उसमें अप्लाई है, वो उसको तस्लीम करते हैं। ह्यूमन राइट्स को ले लें, इंसाफ को ले ले, कि तमाम शहरी जो है ना वो कानून के नज़र में बराबर है, और इस तरह हर शख्स को जान माल और की हिफाजत का हक़ हासिल है, और उसकी इज़्ज़त महफूज होना चाहिए। तो ये ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड ये इसको तस्लीम किया गया है। एक और है कस्टमरी लॉ, जो कि कस्टम और ट्रीटीज़ पर उसकी बुनियाद है, और जब स्टेट उस कस्टम को एक्सेप्ट करे ज़ाहिरी तौर पर या मख्फी तौर पर, तो वो फिर उसको फॉलो करता है। इसकी एग्ज़ाम्पल ले लें, मिसाल के तौर पर क्रीमिया ने ये कस्टम है कि जब एक स्टेट दूसरे स्टेट का इलाका ताकत पर कब्ज़ा कर ले तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। तो ये कस्टमरी लॉ है। यही वजह है कि क्रीमिया वो अब यूक्रेन का इलाका है, रूस ने उसको शामिल किया है, लेकिन अमेरिका और मगरबी ममालिक और दीगर ममालिक इसको एक्सेप्ट नहीं करते।
इस तरह ये भी एक कस्टम है कि पाकिस्तान, इंडिया और चाइना और दीगर ममालिक ने ये कहा है नो फर्स्ट यूज़ ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। हाँ, पाकिस्तान ने कहा है कि हम हथियार इस्तेमाल नहीं करेंगे किसी मुल्क के ख़िलाफ़ न्यूक्लियर वेपन्स। अगर किसी मुल्क ने हमला किया और न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल किया तो पाकिस्तान के पास भी ये हक मौजूद है कि वो न्यूक्लियर वेपन्स को उसके ख़िलाफ़ इस्तेमाल करें। तो ये कस्टम है। जनरल लॉज एक होता है पॉजिटिविस्ट लॉ, जब स्टेट्स जो है ना वो एक दूसरे के साथ किसी चीज़ पर वो राज़ी हो जाए और दस्तखत करे फिर उसको फॉलो करते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जो पॉजिटिविस्ट लॉ से रह जाती है, तो फिर उस खला को पुर करने के लिए हम जनरल लॉज का सहारा लेते हैं। और जनरल लॉज का ताल्लुक जो है ना वो जस्टिस और राइट्स के साथ है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम चाइल्ड लेबर की बात करें तो हम कहते हैं कि बच्चे की जो लेबर्स है उसके हवाले से शायद गवर्नमेंट ने आपस में एग्रीमेंट नहीं किया हो, तो ये यहाँ पर पॉजिटिविस्ट लॉ मौजूद नहीं है। लेकिन ये जस्टिस और राइट से डिराइव्ड है, क्योंकि बच्चों से मुशक्क़त मुस्तकबिल की तबाही है, ये एक नारा लगाया जाता है। क्योंकि बच्चों का बुनियादी हक़ ये है कि उनको तालीम प्रोवाइड की जाए, तो ये स्टेट की ज़िम्मेदारी है। तो जनरल लॉज जो है ना, और यूनाइटेड नेशन ज़्यादातर जनरल लॉज का सहारा लेते हैं। अगर हम लीगल कमेंट्रीज़ की बात करें तो हमारे पास इंटरनेशनल लॉज मौजूद है। तो कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन ऐसे आ जाते हैं जिस पर कोई वाज़ेह ला मौजूद ना हो, तो पहले से मौजूद जो कवानीन है उसको इंटरप्रेट किया जाता है, उसको क्लेरिफाई किया जाता है, उसकी एलाबोरेट और एक्सप्लेन किया जाता है, फिर उस स्पेसिफिक सिचुएशन पर अप्लाई की जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जेनीवा कन्वेंशन को ले ले और आप उस अब इसराइल और फ़लस्तीन का जो कन्फ्लिक्ट है उस पर अप्लाई करें। तो जेनीवा कन्वेंशन में ये कहा गया है, कुछ उसूल है जंग के, कि एक ये है कि सिविलियंस को पर बमबारी नहीं की जाएगी, उनका कत्लेआम नहीं होगा। दूसरा ये है कि जो जंगी कैदी है उनके साथ कैसे सलूक होना चाहिए, जो ज़ख्मी फ़ौजी है उनको इलाज दिया जाए, फराहम किया जाए, और जो हॉस्पिटल्स है उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाए, जो डॉक्टर्स है, नर्सेज है, तिबी अमला है, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाए। अब इसराइल उस तमाम का खिलाफ वर्जी कर रहा है, ये तो क्लियर है। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए, एक ऐसा सरकमस्टांसिस क्रिएट हो जाए जिस पर जेनेवा कन्वेंशन में कोई चीज़ क्लियर ना हो, तो फिर जो माहिरीन है, कानूनी माहिरीन, तो वो उस पर बैठते हैं और गौर करते हैं। फिर वो उसके बाद जो है ना वो कानून की तशरीह करते हैं। उस तशरीह की बुनियाद पर हम कहते हैं कि ये अमल ठीक था या गलत था। तो इसको लीगल कमेंट्रीज़ कहा जाता है, जिसको हम तशरीह भी कह सकते हैं। तो ये भी सोर्स ऑफ वो इंटरनेशनल लॉ है। फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेचुरल लॉज, कोई ख़ास इदारा नहीं है जो कि इंटरनेशनल लॉ बना ले। जैसा कि एक मुल्क के अंदर पार्लियामेंट होता है और वो कानून साजी करता है, इस तरह दुनिया में कोई बैनुल अक़वामी सतह पर एक ऐसा इदारा मौजूद नहीं जो कि इंटरनेशनल लॉ बना ले। तो लिहाजा फॉर्मल इंस्टीट्यूशन के बाहर कवानीन बनाए जाते हैं और ये ट्रीटीज़ के शक्ल में होते हैं, मुआहदों की शक्ल में। मिसाल के तौर पर एक स्टेट है, दो या दो से ज़्यादा स्टेट ने मिलकर कुछ शराइत पर मुआहदा किया, तो अब वो पाबंद है कि वो उस ट्रीटी का जो है ना वो पासदारी करे और उस पर अमल करे। ये उनके लिए इंटरनेशनल लॉ है। अगर हम एग्ज़ाम्पल ले लें पेरिस क्लाइमेट, जो पेरिस एग्रीमेंट है ऑन क्लाइमेट चेंज, तो इस पर जो ममालिक ने दस्तखत किए हैं ये उनके लिए इंटरनेशनल लॉ है। अब वो इस बात की पाबंद है कि वो ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करने के लिए इकदाम करें। बस ट्रीटीज़ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन बनाते हैं, लेकिन तब वो अमल में आते हैं जब उस पर जो सॉवरन स्टेट है, आज़ाद ममालिक है, ख़ुद मुख्तार रियासत है, उस पर दस्तखत करे, उसकी तौसीक़ करे। NPT एक एग्रीमेंट था, ट्रीटी था। पाकिस्तान, इसराइल और इंडिया ने उस पर दस्तखत नहीं किए थे, लिहाजा ये उस पर अमल करने के पाबंद नहीं है। तब पाबंद होंगे जब वो उस पर दस्तखत करे। अगर ज़्यादा नंबर ऑफ़ स्टेट एक कस्टमरी प्रैक्टिस को फॉलो करें तो ये इंटरनेशनल कस्टम बन जाता है। और ये हमने क्रीमिया के और आगे जाकर हमने कस्टमरी लॉज में उसकी वजाहत की, तो वो एग्ज़ाम्पल आप वो पढ़ लें, दोबारा रिवाइज़ करें अगर आप भूल गए हैं। या पाकिस्तान का नो फर्स्ट यूज़ ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, ये जो पॉलिसी है ये कस्टम है और दीगर स्टेट भी इसको फॉलो करते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो कि UN मेंबर पर मुश्तमिल है और उसकी रुकनीत का सिक्योरिटी कौंसल वो रिकमेंडेशन देता है। तो इसके पास एडवाइजरी कैपेसिटी है और वो ट्रीटीज़ को इंटरप्रेट करता है, जैसा कि जिनेवा कन्वेंशन है और दीगर ट्रीटीज़ है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान ट्रीटीज़ है, या एलायंसेस है, नेटो है, दीगर ट्रीटीज़ है।
तो उसमें कुछ चीज़ें मख्फी हो तो उसको इंटरप्रेट करने के लिए वो हमारे पास इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, वो उसकी तशरीह करता है। लेकिन ये बात नोट करें कि इंटरनेशनल कोर्ट के पास इख्तियार नहीं होता कि वो इस फैसले को इम्प्लीमेंट करे, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास होता है पाकिस्तान में, कि जब वो फैसला करे तो उस फैसले पर अमल होता है मनवान। क्योंकि यहाँ पर जो है ना वो हमारे पास एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट है जो इस फैसले को इम्प्लीमेंट करता है। इसके साथ इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल्स भी है और इसके पास भी वो अथॉरिटी मौजूद नहीं होता, क्योंकि पाकिस्तान दुनिया में कोई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन मौजूद नहीं जो कि इन कवानीन को इम्प्लीमेंट करे। अच्छा, ये बात नोट करें कि इंटरनेशनल लॉ जो है ना वो अप्लाई होता है स्टेट पर भी, और स्टेट के अंदर जो अपराध है या इदारे हैं उन तमाम पर अप्लाई होते हैं। तो ये इंटरनेशनल जो लॉज है उसकी स्कोप की बात कर रहे हैं। फिर वार क्राइम ट्राइब्यूनल्स वर्ल्ड वार 2 के बाद बने थे, जिसको मिलिट्री ट्राइब्यूनल कहा जाता था, और जो होलोकास्ट में जो लोग मुलविस थे उन 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 पर मुकदमा चलाया गया इसमें। इस तरह रोवांडा में जो है ना वो कत्लेआम हुआ था, उस पर वार ट्राइब्यूनल बना था। इसी तरह सर्बिया के जो साबिक सदर थे उस पर मुकदमा चलाया गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। उस पर यह इल्ज़ाम था कि उसने बोस्निया के मुस्लिम पर के ख़िलाफ़ जो है ना वो जंगी जराइम किए थे, उसका इर्तिकाब उसने किया था। तो यहाँ पर आपने पढ़ा कि ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है या ये जो वार क्राइम ट्राइब्यूनल्स है वो तो फैसला करते हैं, लेकिन फैसला के निपास का उनके पास वो पावर मौजूद नहीं, अथॉरिटी मौजूद नहीं। इंटरनेशनल लॉ वर्सेस नेशनल लॉ, उसमें अगर आप फ़र्क पढ़ लें तो नेशनल लॉ में वज़न ज़्यादा है, और इसकी वजह ये है कि जो नेशनल लॉज है उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है मुल्क के अंदर। सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, हाई कोर्ट्स मौजूद है, और एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट वो फैसले को इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन इंटरनेशनल लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मौजूद नहीं है। अच्छा, अगर हम इंडिविजुअल की बात करें और स्टेट की बात करें तो इंडिविजुअल्स क्या करते हैं, शाज़ व नादर वो सिर्फ हेल्प का सहारा लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी प्रॉपर्टी है और आपका किसी बंदे के साथ उसका तनाज़ा चल रहा है, तो शाज़ व नादर आप जो है ना वो कानून हाथ में लेंगे और शख्स पर दबाव डालेंगे, अगर आपने यहाँ पर कदम रखा तो ये और ये होगा। लेकिन अक्सर औक़ात आप इस तरह करते हैं कि आप अदालत जाते हैं और उस शख्स के ख़िलाफ़ मुकदमा वो चलाते हैं, फिर अदालत फैसला करते हैं। अक्सर ये होता है। अगर हम स्टेट की बात करें तो स्टेट के अंदर जब स्टेट फैसला करता है किसी दहशतगर्द के ख़िलाफ़ कदम उठाने के लिए, बागियों को कुचलने के लिए अपने जियोग्राफी के अंदर, तो बाउंड्री के अंदर, तो वो किसी दूसरे स्टेट से नहीं पूछता या कोई और स्टेप लेना चाहता है। लेकिन हाँ, अगर ट्रेड के हवाले से, इकनॉमिक इश्यूज़ के हवाले से या दीगर पॉलिसी के हवाले से अगर उसने किसी दूसरे स्टेट के साथ मुआहदा किया है तो उस ट्रीटी का वो पाबंद है कि उसका ख्याल रखें। अब वक्त गुजरने के साथ इंटरनेशनल लॉ को एक्सेप्ट किया जा रहा है ज़्यादातर, और ये पेचीदा भी हो रहा है इंटरनेशनल लॉज। और ये क्यों एक्सेप्ट किया जाता है? अगर कोई स्टेट उसको एक्सेप्ट ना करे तो दीगर स्टेट उस पर पाबंदियाँ लगाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ईरान ने वो न्यूक्लियर हथियार हासिल करने की कोशिश कर रहा है बनाने की, तो अमेरिका और उसके अलाइज़ ने उस पर पाबंदियाँ लगाई है। इस तरह रशिया ने जो है ना वो यूक्रेन पर अटैक किया है, तो अमेरिका और उसके अलाइज़ ने उस पर वो जो है ना वो पाबंदियाँ लगाई है ताकि वो इंटरनेशनल लॉज को तस्लीम करे, उसको फॉलो करे। लेकिन यहाँ पर भी मगरब में मुनाफ़क़त है। अब क्लियरली इसराइल जो है ना वो जंगी जराइम का इर्तिकाब कर रहा है, लेकिन उस पर वो पाबंदियाँ वो नहीं लगाते। रेलेवेंस ऑफ इंटरनेशनल लॉ, उसकी खामियों के बावजूद कि कोई फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मौजूद नहीं है कि वो इंटरनेशनल लॉज बना ले, फिर कोई ख़ास ऑर्गेनाइजेशन मौजूद नहीं कि वो उसको इम्प्लीमेंट करे, तब भी इंटरनेशनल लॉ की अहमियत है, क्योंकि ये इंटरनेशनल ऑर्डर्स को शक्ल देने में अहम किरदार अदा कर रहा है, और दुनिया में नज़म नस्क वो मौजूद है कुछ ना कुछ। क्योंकि ये ममालिक के दरमियान जो है ना वो बायलेटरल और मल्टीलेटरल इकनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल कोऑपरेशन को इन्फ्लुएंस कर रहा है, और स्टेट आपस में मुख्तलिफ मैदानों में ताउन कर रहे हैं। और इसके साथ साथ ये नॉमिनेटिव बैकग्राउंड भी प्रोवाइड कर रहा है, कुछ अक़दार प्रोवाइड कर रहा है जिसकी बुनियाद पर आज़ादाना जो आज़ाद स्टेट्स थे वो एक दूसरे के साथ जो है ना वो इंटरेक्शन कर रहे हैं,
और वो डिसीजन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो वो कुछ नाम्स प्रोवाइड करता है, नॉर्मेटिव बैकग्राउंड प्रोवाइड करता है, और इसी बुनियाद पर स्टेट्स जो है ना वो एक दूसरे के साथ ट्रेड करते हैं, फेयर एंड फ्री ट्रेड के लिए वो साजगार हालात फराहम करते हैं। तो वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नाम्स का सहारा लेते हैं, उसी बुनियाद पर वो आपस में ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पर जो हम कह सकते हैं कि इकनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल कोऑपरेशन स्टेट्स की के दरमियान जारी है। तो ये इंटरनेशनल लॉज की बरकत की वजह से है। जहाँ पर आपको मुश्किल हो तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।